डीएसडीपी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं का मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और क्लास 11th मैथमेटिक्स में स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो आप लोगों का सिलेबस कंटिन्यू चलता आ रहा था, उसमें 2020-21 सत्र के लिए कोविड-19 महामारी की वजह से कुछ कटौती की गई है। कुछ चैप्टर्स और कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं आप लोगों की क्लास से। उन सबको नहीं पढ़ना है। बाकी जो 17% आप लोगों का मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसी को कवर करना है। तो 30% जो हटाया गया है वो क्या क्या है, जो आप लोगों के कोर्स से बाहर कर दिया गया है। तो उसमें जो है, जैसे समुच्चय तथा फलन पहला चैप्टर है इकाई फर्स्ट का, इसमें बहुत ज़्यादा हटाया नहीं गया है। इसमें लगभग पहला चैप्टर जो सेट्स है वो पढ़ना है। उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया है 2020-21 के लिए। जैसे समुच्चय में बाकी सब तो पढ़ना है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे ये यूनियन और इंटरसेक्शन, सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शंस के कुछ एप्लीकेशंस है, उन सबको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। बाकी जो चैप्टर 2 है आप लोगों का रिलेशन एंड फंक्शंस, उसको लगभग पूरा आप लोगों के कोर्स से बाहर कर दिया है। उसके बाद बीजगणित में भी कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे ये गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और क्या है लीनियर इनइक्वलिटीज, रैखिक असंख्याएं। इन चैप्टर्स को हटा दिया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए, इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं, उनको निकाल दिया गया है, आप लोगों के कोर्स से बाहर कर दिया गया है, ठीक। गणितीय विवेचन, मैथमेटिकल रीजनिंग जो है, इस पूरे टॉपिक को ही हटा दिया है। तो इन सब को हटाने के बाद जो आप लोगों का 17% का पाठ्यक्रम बचता है, वो इस तरह से कि समुच्चय तथा फलन जो इकाई है उसमें से 29 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन। फिर उसके बाद अलजेब्रा है, उसमें 37, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 13 मार्क्स, और ये कलन 6 मार्क्स का है। फिर ये इस तरह से बाकी सब वही चीज़ रहेगा। कुछ टॉपिक से कुछ चैप्टर से हटा दिए गए हैं, उसको सिलेबस एक बार देख लीजिएगा। बाकी हम तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर फर्स्ट सेकंड जो भी स्टार्ट करेंगे, तो उसके पहले स्टार्ट करने से पहले ही हम आप लोगों को बता देंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या हटाया गया है, क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो आइए फिर क्लास 11 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है सेट्स, उसको देखते हैं। तो सेट्स समुच्चय, अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स समुच्चय का परिकल्पना जो है ये आया कैसे। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले कुछ बहुत सारी संख्याएं हो गई, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, बहुत सारे थिंग्स हो गए, जिनको अगर हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसको एक निश्चित एक नाम दे दिया जाता है कि इस नाम से उसको बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ नंबर्स हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हैं। इसको बार बार लिखने से बचने के लिए हम इसको एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे n हो गया, n फॉर नेचुरल नंबर, ठीक। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को, ठीक है, वस्तुओं के कलेक्शन संग्रह को अगर उसको हम अच्छे से परिभाषित कर दिए, उसको एक विशेष गुण के तहत अगर उसको कलेक्ट कर लिया, उसको एक समूह बना दिए, उस समूह को हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो सेट्स परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है। इसकी डिफिनेशन है कि अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड collection of objects is called a set. It means वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह। क्या है, समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ये तो रही इसकी डिफिनेशन, ठीक। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन होता क्या है।
सुपरिभाषित संग्रह होता क्या है और उसके बारे में जानते हैं। संग्रह तो कुछ भी हो सकता है। डेली लाइफ में हम देखते हैं अपने कि कलेक्शन ऑफ, बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं। कलेक्शंस ऑफ कलर्स हो गए, ठीक है, कलेक्शंस ऑफ बुक्स हो गई, ठीक, इस तरह से हो गया। क्रिकेट टीम हो गई, ये भी एक तरह से कलेक्शन है, ठीक, मतलब रंगों का संग्रह, किताबों का संग्रह और क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, क्रिकेट खिलाड़ियों की टीम जिसको बोलते हैं, ठीक। इस तरह से ये क्या है, बहुत सारे कलेक्शन हैं। तो इनमें से जो कलेक्शन हम बनाते हैं, उन कलेक्शन में कुछ ऐसे कलेक्शन होंगे जो, कुछ ऐसे संग्रह होंगे जो सुपरिभाषित होंगे, वेल डिफाइंड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो वेल डिफाइंड नहीं होंगे। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड है या फिर वेल डिफाइंड नहीं है। तो उसके लिए ऐसे कलेक्शन वेल डिफाइंड कहलाते हैं यदि पर्सन टू पर्सन उसकी डिफिनेशन चेंज ना हो, ठीक। जैसे अगर कोई संग्रह वेल डिफाइंड कहलाएगा अगर उसके बारे में जो फैक्ट हम बताएं, जिन नंबर्स, जिन ऑब्जेक्ट्स को हम उस कलेक्शन में लाए वही दूसरा व्यक्ति ले आए, वही तीसरा ले आए, सब जगह हो, सर्वमान्य हो, तब तो वो जो है वेल डिफाइंड होगा, अदरवाइज वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए अगर है कि रंगों का संग्रह, जो पहला संग्रह है जो कलेक्शन ऑफ कलर्स अगर है, तो अगर उसको हम भी उसमें जितने रंगों का संग्रह में बताएंगे, नीला, पीला, लाल, इस तरह से दूसरे पूछेंगे वो भी यही बताएंगे कि रंगों के संग्रह में यही सब होंगे, ठीक। लंबे व्यक्तियों की भीड़ जो है वो नॉट वेल डिफाइंड है, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि जो हम लंबे व्यक्तियों की भीड़ वाला संग्रह बनाए हैं उसमें कितनी ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचे अगर व्यक्ति हैं उनको हम शामिल करेंगे। अर्थात हम निश्चित रूप से ये नहीं जान पाएंगे कि कौन कौन से व्यक्ति इसमें शामिल होंगे। एक अनदर एग्जांपल देखिए, जैसे अगर कहा जा रहा है कि डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, इसमें हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि इस कलेक्शन में, जो कलेक्शन हम बनाए हैं, इसमें कौन कौन से एनिमल्स रखे जाए। कुछ लोग जो है सांप जैसे जानवरों को भी डेंजरस नहीं मानते हैं, कुछ लोग जो है और जो कॉकरोच होते हैं उसको भी डेंजरस मानते हैं, इसलिए ये भी जो है वेल डिफाइन नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक एग्जांपल अगर दें कि क्लास 11th के लंबे विद्यार्थियों का समुच्चय संग्रह, क्लास 11th के लंबे व्यक्तियों का संग्रह, या फिर क्लास 11th के इंटेलिजेंट, जो ज़्यादा वो हों, विद्वान हों या ज़्यादा जानकार हों, ऐसे लड़कों का अगर समुच्चय अगर बनाया जाए, संग्रह बनाया जाए, तो वो क्या वेल डिफाइन होगी? नहीं, वो भी वेल डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते ना कि कौन सा लड़का इसमें आएगा, कौन सा इस समूह में नहीं आएगा। अर्थात कुल मिलाकर के जो सुपरिभाषित वर्ड है इसको हम बोलते हैं कि वेल डिफाइंड। इसका आशय सिर्फ इतना है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी एलिमेंट्स या वस्तु के बारे में निश्चित रूप से ये कह सकें कि दिया हुआ एलिमेंट्स जो है हमारे बनाए गए जो संग्रह है उसमें शामिल है अथवा नहीं। बस सुपरिभाषित का मतलब सिर्फ यही इतना है। तो ये तो हुआ सुपरिभाषित। और समुच्चय क्या है? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। अर्थात अगर हमारा बनाया हुआ संग्रह सुपरिभाषित है तो समुच्चय होगा। अगर हमारा बनाया हुआ कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइंड है, तो एक सेट होगा, अदरवाइज सेट नहीं होगा। ठीक, इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से पहचान जाएंगे कौन सा संग्रह सेट है और कौन सा संग्रह सेट नहीं है। ठीक, इसके बाद आता है नोटेशन ऑफ सेट। नोटेशन ऑफ सेट, ठीक, या इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। मतलब हम समुच्चय को किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कोई सेट दिया हुआ है जो नेचुरल नंबर्स का है, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह से
कोई सेट है और इसको हम जैसा कि ऊपर बताए थे, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसका नाम जो देते हैं कैपिटल एन रहेगा, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से इसको हम नाम देते हैं। ठीक, और एक दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे एक कलेक्शन है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का कलेक्शन। तो स्वरों का कलेक्शन क्या है, क्या वह एक सेट है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सेट है, क्योंकि उसमें हम ए, ई, आई, ओ, यू इतने एलिमेंट्स ले रहे हैं। तो ये वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि इसको हम अगर संग्रह बनाएंगे तो इसमें यही एलिमेंट्स रखेंगे, कोई दूसरा अगर संग्रह बनाएगा वो भी इन्हीं इंग्लिश अल्फ़ाबेट को रखेगा। इसलिए जो चीज़ हम कह रहे हैं वही दूसरा व्यक्ति कह रहा है, वही तीसरा व्यक्ति कह रहा है, अर्थात पर्सन टू पर्सन ये वेरी नहीं कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। इसलिए क्या है, ये एक सेट है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? मान लीजिए इसको हम कैपिटल बी से, अंग्रेजी वर्णमाला के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से इसका नाम देते हैं। ठीक, तो समुच्चय का नाम देने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ये सब, इसको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं या मेंबर्स बोलते हैं, तत्व, वस्तु या अवयव, इस तरह से इसको बोलते हैं। तो जब समुच्चय का नाम देते हैं वहाँ पे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम इनके अवयवों को व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, तो इसको हम इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर ए बी सी या एक्स वाई जेड, इस तरह से हम स्मॉल लेटर से इसको लिखते हैं, इसके अवयवों को लिखते हैं। ठीक, ये तो हुआ नोटेशन ऑफ ए सेट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। ठीक, उसके बाद कुछ मैथमेटिक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स हैं जिनको हमें अक्सर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कौन कौन से हैं, आइए उसको देख लेते हैं। जैसे हमने बताया कैपिटल एन, ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से। ठीक, उसके बाद जेड, जेड से हम क्या डिनोट करते हैं, कौन सा सेट लिखते हैं, कौन सा समुच्चय, ये इसको हम लिखते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। ये प्राकृत संख्या एन जो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। जेड जो है सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब पूर्णांकों का समुच्चय, समुच्चय। ठीक, इसके बाद क्यू, क्यू से हम क्या डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्याओं का समुच्चय हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक, इसके अलावा आर से क्या डिनोट करते हैं, आर से हम डिनोट करते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अर्थात द सेट ऑफ रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जेड प्लस कर दें, जेड प्लस, तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड प्लस कर दिए तो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब धन पूर्णांकों का समुच्चय अगर हम लिखेंगे तो जेड प्लस लिखेंगे। निगेटिव इंटीजर्स को जेड माइनस से, अर्थात ऋण पूर्णांक को हम जेड माइनस लिखते हैं। अगर क्यू के ऊपर प्लस लगा देंगे, क्यू प्लस, इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स अर्थात धन परिमेय संख्याओं को हम क्यू प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक, आर प्लस लगा देंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर्स, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हम आर प्लस से डिनोट करते हैं। अब बात आती है कि ये जो हम सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, एन हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, जेड हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स पूर्णांकों का समुच्चय, क्यू हो गया सेट ऑफ रेशनल नंबर्स,
ये कौन कौन सी संख्या होती है, क्या इसके बारे में जानते हैं आप लोग कि रेशनल नंबर कौन सी होती हैं, रियल नंबर्स क्या है, और ये इंटीजर्स क्या हैं? तो अगर ना जानते हो तो कोई बात नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए नंबर लाइन पढ़े होंगे आप लोग, नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 होता है, ठीक, इस तरफ 0 के राइट में 1 2 3 4 5, ये क्या होते हैं, सब प्लस में होते हैं, डॉट 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 मतलब इन्फिनिटी तक, और इस तरफ -1 -2 -3 -4 और इस तरह से डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी तक। तो जो 0 के राइट में जो पॉजिटिव में संख्याएं हैं, पॉजिटिव में नंबर्स हैं, धन में हैं, 1 2 3 4 5, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या, इन्हीं को हम बोलते हैं, ये जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इन्हीं को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स या धन पूर्णांक, इन्हीं को हम बोलते हैं 1 से लेकर, इन्हीं को बोलते हैं हम काउंटिंग नंबर्स। गणना की संख्या इन्हीं को बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी गणनाएं होती हैं, जितनी भी काउंटिंग करते हैं आप, तो 1 से ही शुरू करते हैं, 1 2 3 4। आप ये तो नहीं कहेंगे कि 0 आम या 0 पेड़, 0 पेन, 0 पेंसिल, आप ये तो नहीं करेंगे। आप डायरेक्ट कहेंगे एक पेन, 2 पेन, 3 पेन, 1 किताब, 2 किताब, इस तरह से बोलेंगे। या फिर ये भी नहीं कहेंगे -1 पेन, -2 पेन। इसलिए हम काउंटिंग करते हैं 1 से, इसलिए इनको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। इसी को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, इसी को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को भी काउंट कर लें, नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को भी अगर यदि काउंट कर लें तो हो जाती है होल नंबर। इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, पूर्ण संख्या हो जाएंगे। अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को भी काउंट कर लें तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण, ठीक। और 0 के लेफ्ट में जितनी नंबर्स होती है निगेटिव में, इसको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स मतलब ऋण पूर्णांक, इनको हम